आइए अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2 जो शेषफल प्रमेय है और शेषफल प्रमेय का एक ट्रिक है। यदि उस ट्रिक को समझ गए तो पूरा प्रश्नावली 2 क्या होता है बन जाता है। तो बहुपद का प्रश्नावली 2 शेषफल प्रमेय है। आइए देखते हैं और यह बहुत ही सरल ट्रिक है। यदि हम इसको एक बार समझ गए तो यह जो प्रश्नावली 2 है वह पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए कि शेषफल प्रमेय कैसे बनाते हैं। ये सेम एक भाग की तरह ही होता है। भाग का ही एक पार्ट होता है शेषफल प्रमेय। भाज्य, भाजक, भागफल, धन, शेषफल। ठीक है? तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2। जो एक में हम लोग शेषफल प्रमेय देखे थे, अब दो में हम लोग गुणनखंड प्रमेय देखेंगे। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का एक मिश्रित रूप है, मतलब कि गुणनखंड प्रमेय भी शेषफल प्रमेय की तरह ही हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गुणनखंड हमको जांचना है, भाज्य दिया है, भाजक दिया है, अब उसके बाद हमको ये जांचना है कि गुणनखंड है कि नहीं। और गुणनखंड किसको बोलते हैं? जो किसी संख्या बहुपद को f ऋण a से, ठीक है, भाग देंगे तो जो एफ ए जीरो आता है, एफ ए बराबर जो जीरो आता है, वही गुणनखंड प्रमेय है। मतलब कि सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि यदि हम किसी धन से हल कर रहे हैं और वो धन में आया तो गुणनखंड है, यदि ऋण से हल कर रहे हैं तो ऋण में आया तो वह गुणनखंड है, और यदि धन से हल कर रहे हैं और ऋण में आया तो वह गुणनखंड नहीं है। ये सरल रूप समझिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, समझ आएगा। तो यह गुणनखंड एक छोटी सी परिभाषा के साथ प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न के पहला प्रश्न को देखते हैं। तो निम्न में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड जांचना है जी एक्स और पी एक्स में। जी एक्स मतलब भाज्य, है ना, और पी एक्स मतलब भाजक। ठीक है, तो ये भाज्य और भाजक दिया है और गुणनखंड है कि नहीं अपने को जांचना है। तो आइए देखते हैं। जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3 दिया है और पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6। ठीक है, ये भाजक दिया है, ये भाज्य है, और गुणनखंड है कि नहीं उसको पहचानना है। ठीक है, समझ आएगा। अब देखते हैं हल। तो लिखेंगे, है ना, गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड प्रमेय से, है ना, भाज्य और भाजक। यदि x बराबर 3 पी एक्स का एक शून्य को, मतलब क्या समझे यहाँ पर, ये देखो ये जी एक्स है ना, तो x ऋण 3 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा। पक्षांतर करेंगे तो उसमें भी करते थे ना शेषफल प्रमेय में, तो वैसे यहाँ पर भी जी एक्स का पक्षांतर करना है। तो x ऋण 3 दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। बस वही है, तो x बराबर 3 पी एक्स का एक शून्यक हो। ठीक है, अब उसके बाद अब बाकी अपने x का मान कहाँ पर रखेंगे, भाजक में रखेंगे। जहाँ जहाँ x के मान में दिया है वहाँ पर x के मान 3 रखेंगे। तो चलो देखते हैं। अब पी एक्स में x बराबर 3 रखने पर, तो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 4x की स्क्वायर धन x धन 6, ये अपना भाजक हो गया बहुपद। उसके बाद अब 3 रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपने को 3 रखना है। और 3 क्यों रखना है वो आपको पता ही चल गया है कि हमारा जो भाज्य है x ऋण 3 दिया है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। वैसे हम लोग शेषफल प्रमेय में भी करते थे। तो आइए देखते हैं। तो अब x बराबर, x जहाँ जहाँ है हमने को 3 रखना है, तो x की घात 3 मतलब 3 की घात 3। ठीक है, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद धन है तो धन। ठीक है, x की जगह कितना रखेंगे, 3, धन है तो धन, 6 है तो 6। ठीक है, एक बार और देखिए, x की घात 3 मतलब 3 की घात 3, है ना, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, धन है तो धन, एक्स की जगह 3, धन है तो धन, 6 है तो 6। अपने को जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 3 रखना है, क्योंकि यहाँ हम निकाले हैं ना एक्स बराबर 3, यदि भाज्य से। ठीक है, शेषफल प्रमेय में भी ऐसे करते थे। उसके बाद दिया है 3, एक्स की जगह 3 रखना है अपने को। अब 3 की घात 3 दिया है, तो 3 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार। तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये 27 हो गया। ऋण है तो ऋण। ठीक है, 4, 4 और 3 का वर्ग, मतलब कि 3 को 2 बार गुना करना, तो 3 गुना 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36।
ठीक है, 36 लिखे हैं, देखो ये 3 को 3 बार गुना किए 27 आया, 3 को 2 बार किए तो 9 आएगा, और 9 में 4 को गुना करेंगे ना तो 9 चौं 36, धन है तो धन। अब 3 और 6 को जोड़ो तो 9 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 27 और 9 को जोड़ दीजिए, धन में धन है यहाँ पास भी धन है, तो 27 और 9 को जोड़िए तो कितना आएगा, 36 आएगा। और ऋण 36 यहाँ पर देखो, ऋण 36 ये दिया है, आपने ऋण 36 लिख दिए, और धन 9 है और धन 27, तो जोड़िए तो कितना आएगा 36, और 36 में 36 को घटाओ कितना आएगा 0। और ये बताइए जो 0 आया है वो धन में आया है कि ऋण में, आंसर धन में आया है ना। हाँ, तो धन में आया है, और हमारा जो भाज्य था 1 से बराबर क्या था, धन 3 था, मतलब नॉर्मली 3 था, 3 हम धन है तो उसको सामने में धन को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो 3 है वो पूरा देखिए सामने में ऋण है क्या, नहीं है, धन ही धन है, और हमारा जो आंसर आया वो भी धन में आया है, धन 0 है ना, धन 3 से हल कर रहे थे, इसलिए यह क्या है, गुणनखंड है। अतः gx px का एक गुणनखंड है। मान लो इसी को यहाँ पर ऋण 0 आ जाता, मान लीजिए, तो क्या होता है, यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पर धन 0 है और यहाँ पर ऋण 3 रहता, x की जगह ऋण 3 से हल करते तो क्या होता है, गुणनखंड नहीं है। यदि सेम सेम आया धन धन तो यह एक गुणनखंड है। ठीक है, सरल भाषा में, है ना। एक बार गुणनखंड प्रमेय बुक में पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया है गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं, शेषफल प्रमेय किसे कहते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको सरल भाषा में समझने के लिए हम x से इसको पक्षांतर कर दीजिए, है ना, सरल समझने के लिए, और उसके बाद अपने को x के मान को बहुपद में, है ना, भाजक में px में मान रख दीजिए और सवाल को हल कीजिए। यदि वो ऋण 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 या यहाँ पर ऋण है यहाँ पर भी ऋण है तो वह गुणनखंड है, धन है तो गुणनखंड है, यदि उसका जस्ट विपरीत है तो गुणनखंड नहीं है। ये आपका सरल रूप में। ठीक है, यदि नहीं समझ आएगा होगा तो बता दीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न 2 में आ गए हैं, जिसमें हम पहला बता दीजिए और दूसरा देखना है आज। ठीक है, 5 सवाल है जिसमें हम दूसरा देखेंगे आज। ठीक है, और कौन सा अध्याय, अध्याय 1 बहुपद। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। निम्न में जांचिए कि gx और px का एक गुणनखंड है। ठीक है, जांचना है अपने को, gx और px से गुणनखंड है। gx क्या है, कल बताया था, gx एक भाज्य है और px क्या है, भाजक है। ठीक है, तो इसको हमको जांचना है कि गुणनखंड है कि नहीं, और आप लोग को मैं बताया था कि जो धन में आता है आंसर तो वह गुणनखंड होता है, और यदि विपरीत आता है तो वह गुणनखंड नहीं होता। तो आइए देखते हैं। तो gx बराबर 1 से धन 1 दिया है सवाल, और px बराबर 2x की घात 3 धन x स्क्वायर ऋण 2x धन 1। ठीक है, तो हल देखते हैं गुणनखंड प्रमेय से, है ना। gx px का एक क्या है, गुणनखंड होगा। ये सब चीज़ हमको लिखना है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारा। यदि हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, इसको लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को गणित में लिखना रहता है, अतः, माना, हल, ये सब। ठीक है, तो देखते हैं, यदि सिद्ध करने वाला है तो सिद्ध हुआ, ये सब लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर ऋण 1। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि x बराबर ऋण 1 मतलब, देखिए यहाँ पर x धन 1 है तो x को पक्षांतर करो, ऋण 1 आएगा ना, है ना, ऋण 1 आएगा, x धन 1 है तो x को पक्षांतर करो ऋण 1। वैसे हम वो भी उस सवाल में देखे थे पहला में, x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया था, 3 हो गया था। हाँ, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है, x धन 1 है तो x बराबर ऋण 1 होगा, तो x बराबर ऋण 1, px का एक क्या है, शून्यक हो। तो चलिए बनाते हैं। अब हम, आप लोग को पता है कि x का मान कितना रखना है अपने को, px में ऋण 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ x के दिखेगा वहाँ पर अपने को ऋण 1 रखना है। ठीक है, और ऋण 1 कहाँ से आया, आप लोग को पता ही है कि x भाज्य है x धन 1, उसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 1 हुआ। तो उस x का मान ऋण 1 रखने पर, px में रखने पर, तो रखते हैं, चलिए देखते हैं, x बराबर ऋण 1 रखते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जो बहुपद है अपना भाजक है, वहाँ x दिखेगा, वहाँ पर ऋण 1 रख दीजिए। तो 2 है तो 2, x की घात 3 मतलब ऋण 1 की घात 3। ठीक है, धन है तो धन, x का स्क्वायर मतलब ऋण 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऋण है तो ऋण, 2 है तो 2, x है तो ऋण 1। ठीक है, धन है तो धन, 1 है तो 1। समझ आया, एक बार और बता देता हूँ। x बराबर ऋण 1 रखना है अपने को, कहाँ से आप लोग को पता है। अब देखिए एक बार और देखते हैं, 2 है तो 2, 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 की घात 3। ठीक है, धन है तो धन, x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग। ठीक है, ऋण है तो ऋण, 2 है तो 2, x मतलब कि ऋण 1 बस। ठीक है, धन है तो धन, 1 है तो 1। ठीक है, अब आगे आगे हल करते हैं।
ऋण 1 की घात 3 मतलब कि ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 को अपने को 3 बार गुना करना है। ऋण 1 को 3 बार गुना करेंगे तो ऋण 1 को 3 बार गुना करेंगे, ऋण 1 और ऋण 1। ऋण 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। लेकिन आप लोग को मैं बताया था कि यदि विषम संख्या घात है और यदि ऋण है तो वह क्या आएगा? ऋण आएगा। मतलब एक बार देख लीजिए, ऋण ऋण धन हुआ और धन और ऋण ऋण हुआ और 1 एकम 1 है तो 1, ठीक है। तो ये ऋण 1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, धन है तो धन। अब ऋण 1 का स्क्वायर मतलब ऋण 1 को हमको 2 बार गुना करना है, तो ऋण 1 को 2 बार गुना किए तो ऋण ऋण धन हो गया 1 एकम 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर धन कैसे आया? तो यह ऋण और ऋण क्या हुआ? धन, और 2 एकम 2 और धन 1 का 1। एक बार और बता देता हूँ, 2 है तो 2, ऋण 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, लेकिन ऋण ऋण धन हो जाएगा और धन ऋण ऋण हो जाएगा, ठीक है। पहली बात विषम है तो ऋण ही आएगा, ठीक है। धन है तो धन, ऋण 1 का स्क्वायर मतलब ऋण 1 को 2 बार गुना करना तो 1 एकम 1 और ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा 2 एकम 2 और धन 1 है तो धन 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 2 एकम 2, ऋण है तो ऋण, ठीक है। 2 एकम 2, ऋण है तो ऋण, धन और ऋण ऋण 2 एकम 2, धन है तो धन, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद 1 और 1 2, ठीक है। मतलब 2 एकम 2, ऋण है तो ऋण, है ना, धन ऋण ऋण, और 1 1 2 हो गया और 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये आया ऋण 2 धन 4। उसके बाद अपने को 4 में 2 घटाना है कि जोड़ना है। देखिए ये धन में है ऋण में है तो घटेगा, तो 4 में 2 को घटाइए तो कितना आएगा? 2। और बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन, लेकिन धन को अपने को क्या करना रहता है? नहीं लिखना रहता है, लेकिन धन है तो धन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 आया। लेकिन हमारे पास p बराबर x का मान कितना है? ऋण 1 है ना। लेकिन इधर क्या आया? धन आया और इधर ऋण में है ना। हमारा जो भाजक का जो x का मान है ऋण 1 है, लेकिन आंसर अपने को धन में आया है, तो ऋण और धन विपरीत हुआ, मतलब अलग अलग है ना। तो इसलिए जी एक्स का पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ऋण में है और ये धन में है, इसलिए गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। और यदि सेम आया रहता तो गुणनखंड रहता, लेकिन ये ऋण में धन में है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। प्रश्न दूसरा का कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। 2 तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना। और अब आज हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। और क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड प्रमेय, मतलब कि गुणनखंड है कि नहीं, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये अपने को जांचना है। पहला देखिए, दूसरा देखिए, ठीक है। एक एक्स ऋण था और एक एक्स धन 1 था, दूसरा सवाल, है ना। तो इसमें भी सेम ये जो पहला बनाए हैं वैसे सेम इसको भी बनाना है, तीसरा को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जी एक्स एक्स ऋण 2 है, पी एक्स एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण एक्स ऋण 2, ठीक है। तो जी एक्स एक क्या है? भाज्य है, और पी एक्स का एक भाजक है। तो इसको एक गुणनखंड है कि नहीं अपने को जांचना है। हम जो प्रश्न पहला बनाए हैं वैसी सेम तीसरा भी बनेगा। तो मेरे को ऐसा भरोसा हो रहा है कि मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। मैं सवाल आपके सामने रख चुका हूँ, आप लोग एक बार समझ के बना के देखिएगा। यदि आप लोग को समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में नहीं समझ आया करके कमेंट में बताइएगा, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और मेरे को फुल भरोसा है कि आप लोग बता सकते हैं और बना सकते हैं समझ कर, क्योंकि जो पहला जो सवाल बनाए हैं वैसे ये तीसरा भी है। तब भी से कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए बता देता हूँ। ये तो दिया है, जांचना है, गुणनखंड है जी एक्स पी एक्स, ये अपना दिया है जी एक्स एक्स ऋण 2, पी एक्स दिया है एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण एक्स ऋण 2। गुणनखंड प्रमेय, जी एक्स का एक पी एक्स गुणनखंड होगा यदि एक्स बराबर 2। अब एक्स बराबर 2 कहाँ से आया? एक्स बराबर 2 जी पी एक्स जी एक्स का एक शून्य को, तो एक्स बराबर 2 कहाँ से आया? तो एक्स बराबर 2 देखिए यहाँ एक्स ऋण 2 है, एक्स ऋण 2 है ना, तो एक्स बराबर 2 पक्षांतर हुआ। और इस 2 को कहाँ रखना है? ये जहाँ एक्स दिख रहा है वहीं वहीं रखना है। देखिए पी एक्स में एक्स बराबर 2 रखने पर एक्स की जगह 2 2 रख दीजिए, हल करना आ जाएगा अपना पी एक्स बराबर 0, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर इसको, जो मुख्य पॉइंट है उसको समझिएगा। एक्स बराबर पी एक्स बराबर अपना 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है जो 2 है वो प्लस में है, और इधर अपना आंसर भी जो क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है 0। तो जी एक्स और पी एक्स का एक क्या है? गुणनखंड है। एक बार आप लोग समझ के देखिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास करेंगे तब ही हमारा सवाल समझ में आएगा और बनेगा। दूसरा का चौथा सवाल, तो इसमें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, गुणनखंड ही ज्ञात करना है। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए पढ़िए, निम्न में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। और आप अपने प्रश्न 2 में भी देखिए बुक में, प्रश्न दूसरा, निम्न में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, और गुणनखंड ही बनाना है। तो आप लोग को पता है, हम लोग जो 3 तक सवाल है उसमें ही गुणनखंड देखे हैं, तो चौथा सवाल भी वैसी बनेगा। और ये तो और बहुत ही सरल है। ऐसा मेरे को अनुभव होता है कि मेरे को चौथा सवाल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
यह जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और सरल सवाल है। आप लोग देखना, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर 1 का एक शून्यक हो, है ना। तो x बराबर 1 कहाँ से आया, ये बार बार बताता हूँ इस जगह को। तो एक ऋण 1 है ना, gx एक ऋण 1 है, तो gx एक ऋण 1 है, तो x ऋण 1 है मान लीजिए, तो x ऋण 1 है और इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 धन 1 हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इसी जो 1 है उसको अपने को कहाँ रखना है, px के मान में रखना है, मतलब जो दिया है अपना भाज्य बहुपद बोले जाए, ये बहुपद है भाज्य है, इसी में x की जगह अपने को 1 रखते जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब px में x बराबर 1 रखने पर अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर अपने px के मान में 1 रख दीजिए। तो p1 बराबर 1 की घात 3 धन 5, 1 की घात 2 ऋण 5, x की जगह 1 धन 1। जहाँ जहाँ अब हमको 1 दिखा, 1 से दिखा, वहाँ हम 1 रख दिए मान में। अब उसको हल करेंगे, है ना। तो 1 की घात 3 मतलब 1 को कितने भी बार गुना करें 1 ही आएगा, धन है तो धन, 5 है तो 5, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ऋण है तो ऋण। ठीक है, ऋण है तो ऋण और 5 एकम 5, धन 1 है तो धन 1। आगे देखते हैं, p1 बराबर, है ना, 1 है तो 1, 5 एकम 5, ऋण 5 है तो ऋण 5, धन 1 है तो धन 1। ठीक है, आगे देखते हैं, p1 बराबर, अब 2 कहाँ से आया, तो 5 में 5 को घटाओ कितना आएगा 0, है ना। 5 में 5 को घटाओ 0 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो यही हमारा आंसर है ना। लेकिन अपने को आंसर नहीं है भैया, इस क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, गुणनखंड है कि नहीं, तो अतः ये भी लिखना पड़ेगा ना, अतः gx px का एक गुणनखंड है। और क्यों है गुणनखंड आप लोग को पता है, एक हमारा क्या है +1 है और इधर हमारा आंसर भी क्या आया है 2 आया है, मतलब +2 आया है, मतलब कि हमारा जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जो हमारा सवाल है वो क्या है प्लस में है, तो ये गुणनखंड है। यदि विपरीत आता, प्लस माइनस का विपरीत आता, मतलब वह क्या रहता, गुणनखंड नहीं रहता। लेकिन यह एक गुणनखंड है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। आप लोग एक बार और अच्छा समझिएगा, बना के दीजिएगा। ये बहुत ही सरल सवाल है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक बार समझा दिया हूँ, है ना। 4 तक भी वैसी किए, 5वां भी वैसी करना है, गुणनखंड ही याद करना है, जांचना है ना, गुणनखंड है कि नहीं अपने को जांचना है gx px। तो gx क्या होता है, भाज्य होता है और px होता है भाजक। ठीक है, तो gx 1/4 दिया है, देखिए gx बराबर 1/4, px बराबर x स्क्वायर धन 2 x ऋण 1। ठीक है, तो चलो जांचने की प्रारंभ करते हैं। हल, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा ना, यदि x बराबर ऋण 4। अब x बराबर ऋण 4 कहाँ से आया, तो इसको भी मेरे को बताना पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि 1/4 दिया है, 1/4 दिया है बराबर 0, तो 1/4 बराबर 0 मान लो, तो 4 को इस पर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 होगा ना, 4 को पक्षांतर करेंगे धन 4 है तो ऋण 4 होगा, वही तो है x बराबर ऋण 4, px का एक शून्यक हो, तो जो 1/4 उसको पक्षांतर की x बराबर तो ऋण 4 हो गया, और इसी मान को अपने को बहुपद मतलब कि भाजक px में मान में रखना है। ठीक है, तो जहां px में x का मान दिखेगा वहां पर अपने को ऋण 4 चुपचाप आंख मूंद के x की जगह में रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक और आएगा, px बराबर x स्क्वायर धन 2x ऋण 1, है ना, अपना भाजक को लिखना है, तो जहां जहां x दिखेगा वहां पर रखना है। तो x स्क्वायर मतलब ऋण 4 का स्क्वायर, धन है तो धन, 2x मतलब 2 को 2 x की जगह क्या रखेंगे ऋण 4, ऋण है तो ऋण 1 एकम 1। एक बार और देखते हैं, x स्क्वायर मतलब ऋण 4 का स्क्वायर, धन है तो धन, 2x मतलब 2 गुना ऋण 4, x है ना तो ऋण 4, x की मान ऋण 4, ऋण है तो ऋण 1 का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए p ऋण 4 बराबर, अब 16 कहाँ से आया, तो आप लोग को पता है ऋण 4 का स्क्वायर मतलब ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे, है ना, 4 चौं 16, ऋण ऋण धन, तो धन को नहीं लिखते लेकिन 16 आया। ठीक है, आगे देखते हैं, धन और ऋण क्या होगा ऋण, धन को गुना करते हैं तो क्या होता है ऋण, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण 1 है तो 1। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि 4 तक सवाल बनाते आए हैं तो 5वां सवाल तो भी बन जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, एक बार और देखिएगा, ऋण 4 की स्क्वायर मतलब 16, धन ऋण ऋण होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण 1 एकम 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, p कोष्टक में ऋण 4 अपना x का मान है ना, बराबर 16 में 8 घटाइए कितना आएगा 8 आएगा, ऋण 1 ऋण 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, p ऋण 4 बराबर 8 में घटाइए 7, यही हमारा क्या है उत्तर है। लेकिन अपने को जांचना क्या है गुणनखंड है कि नहीं, तो अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। और क्यों नहीं है, तो आप लोग को पता ही होगा, हमारा px किसमें है ऋण 4 में है x का मान, लेकिन अपना जो आंसर किसमें आया है धन 7 आया है, तो ये ऋण में है और ये धन में, मतलब अलग अलग है, मतलब यह गुणनखंड नहीं है।